अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि कल लाहौर में जो है एक पुरकशिश तकरीब मुनक्किद की गई है और वहाँ दो खूबसूरत परस्तार ने आपस में शादी की है। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली मोमिना इकबाल की, जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत सी खूबसूरत पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हुई हैं। आपने देखा है उनके इवेंट्स का सिलसिला जो एक हफ्ते से जारी है। ईद के फौरन बाद जो है उनके इवेंट्स शुरू हो गए थे और उससे पहले आपको पता है वो कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही है। लेट्स नॉट टॉक ऑन द कंट्रोवर्सी बिकॉज हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी जो है भरपूर तरीके से जो है खूबसूरत तरीके से है उनका जो सफर है वो शुरू हो रहा है। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं उनकी बात पक्की की तकरीब की, जिसमें मंगनी की तकरीब कहते हैं या जिसमें हाँ की तकरीब कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बेबी पिंक और गोल्डन कलर का एक अटायर पहना हुआ था। शॉर्ट शर्ट थी विद गरारा था विद दुपट्टा, और सबसे खूबसूरत बात इस अटायर की थी कि उन्होंने अपना हेयर डू जो है वो गुलाब के फूलों से किया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से टॉक ऑफ द टाउन भी बना हुआ था कि गुलाब के फूलों की जो पत्तियां हैं पूरी उसकी जो झालर है वो पूरे उन्होंने दुपट्टे की तरह आगे सजाई हुई थी। तो उसके बाद हुई मेहंदी की तकरीब। मेहंदी में अगर हम बात करें उनके जोड़ों के ऊपर, क्योंकि लिबास जो है वो हमेशा से ही आंखों को भाता है और टॉक ऑफ द टाउन भी बना रहता है, तो मेहंदी की तकरीब पे उन्होंने जो है वो बर्न्ट ऑरेंज और मैजेंडा कलर का उस पर दुपट्टा लिया हुआ था, लहंगा चोली थी, और उसके साथ साथ देखा ये है कि उसमें भी उनके बाल जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो खुले हुए थे और बड़ा फेस्टिव किस्म का उनका जो अटायर था वो नजर आ रहा था। और उनके जो होने वाले शौहर, अब तो शौहर बन चुके हुए हैं, हमजा हबीब ने जो है कंट्रास्ट करते हुए ही मैजेंडा कलर का पूरा शलवार कमीज कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट ली हुई थी। दैट वाज लुकिंग रियली 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 फैबुलस। और तकरीब में जो है बहुत से परस्तार भी हमें नजर आए हैं, मीडिया इंडस्ट्री के भी लोग नजर आए हैं। और इसके साथ साथ कल उनका जो बिग डे था, जिसको हम ब्राइड डे कहते हैं, जिसको हम बारात का दिन कहते हैं, उन्होंने गोल्डन कलर का एक बहुत वर्सेटाइल किस्म का ड्रेस पहना हुआ था विद हेवी दुपट्टाज, और दो दुपट्टे उन्होंने कैरी किए हुए थे विद हेवी गोल्ड ज्वेलरी। इस तरह की जो ड्रेसिंग होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है मोमिना इकबाल अपनी खूबसूरती से, अपनी दिलकशी की वजह से, अपनी खूबसूरत एक्टिंग की वजह से ड्रामाज इंडस्ट्री की एक आंख बन चुकी हैं और एप्पल ऑफ द आई हैं। उसके साथ साथ उनके ड्रामाज जो हैं बहुत ज़्यादा जो है पिछले दिनों उन्होंने पजीराई हासिल की। और एक्टिंग स्किल्स की बात करें, मॉडलिंग स्किल्स की बात करें, ऑल्दो उनको लोग कहते हैं थोड़ा सा प्लस साइज खातून है, बट बीइंग प्लस साइज अपने आप को स्क्रीन पे मनवाना भी बहुत बड़ा काम होता है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ आज भी वो नोशन समझा जाता है कि बंदी हो तो बहुत स्मार्ट सी हो, फिगर उसका बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत बारबी डॉल हो, बट शी इज रियली अ बारबी डॉल इन थोड़ा सा स्लाइटली वो प्लम है, बट इट्स फाइन। द वे शी कैरीड हर सेल्फ इज ऑलवेज बीन वेरी अमेजिंग। और मॉडलिंग से उनका आगाज शुरू हुआ, लाहौर से ताल्लुक रखती हैं, उसके बाद कराची शिफ्ट हो गई। कराची में उन्होंने बहुत से ड्रामाज आपके सामने हैं, उन्होंने लीड रोल किए और उन लीड रोल से जो है ऑब्वियसली शी गॉट अ लॉट ऑफ फेम। और उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि वो शादी के बंधन में बन जाएं, बिकॉज एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही थी उनके ऊपर, वो भी एक एमपीए के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चली, जिसकी वजह से उनको बहुत बैकलैश आया और बार बार लोग जो थे कभी मोमिना का साइड ले रहे थे, कभी उस एमपीए की साइड ले रहे थे। मगर बात ये होती है बाय द एंड ऑफ द डे इट्स फेरी टेल जर्नी जो कि अब इख्तिताम पे हुई है, और अब आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ थी, कुछ पिक्चर्स के ऊपर जो है वो बात हुई है। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन्होंने बहुत सी डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी पिक्चर्स के ऊपर, मैं देख रही थी। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि फ़ोटोशूट्स जो हैं वो अब ऐसे ही हो रहे हैं, फ़ोटोशूट्स बहुत इंटीमेट होते हैं। फ़ोटोशूट्स जो होते हैं अब उस तरह के टिपिकल फ़ोटोशूट्स नहीं रहे कि लड़का लड़की खड़े हुए हैं, अब बहुत कैंडिड किस्म के फ़ोटोशूट्स होते हैं। तो नॉर्मल ज़िंदगी के जो फ़ोटोशूट्स हैं वो ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज सेलिब्रिटी लाइफ, और सेलिब्रिटी लाइफ जो है वो ऐसी होती है, थोड़ी सी ड्रामेटिक होते हैं। तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट देयर पर्सनल फोटोशूट्स। इट्स जस्ट अबाउट अब वो निकाह कर चुके हुए हैं, उनकी जो मर्जी वो लोग करें, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि मोमिना इकबाल ने जो है अपना सोशल मीडिया, अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। आई थिंक पर्सनल रीजंस भी हो सकती हैं, कुछ प्राइवेट रीजंस भी हो सकती हैं। शी डज नॉट वांट टू बी कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म का शिकार ना हो या उनकी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट ना करें, उनको टैग ना किया जाए, तो इसलिए वो चाहती थी कि
कि अपना थोड़ा सी जो अपनी जो लाइफ है, ब्यूटीफुल डेज हैं जिनको हनीमून पीरियड कहते हैं, वो बड़े खुश इसलूबी से अपने हस्बैंड के साथ गुजार सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इस अपनी ज़िंदगी को यादगार लम्हों में तब्दील करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि बाकी हमने कल एक छोटा सा क्लिप भी देखा जिसमें वो रो रही थी। और ऑब्वियसली रुखसती का जो वक्त होता है वो ख़ातून के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें वो तमाम चीज़ें उनको याद होती है, अपनी मेमोरीज याद होती है कि अपने घर से वो छोड़कर जो है दूसरे के घर जाती हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि उनके फादर की भी डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत अटैच थी और कोई जो सेंटिमेंट मोमेंट्स थे वो भी ज़रा सामने आए हैं। मगर हमने ये भी देखा कि उनके हस्बैंड ने किस तरीके से उनको वेलकम किया है, किस तरीके से उनका हाथ पकड़ा है, किस तरीके से वो हक कर रहे थे, किस तरीके से वो उनको बार बार फोरहेड के ऊपर वो चूम रहे थे। ये एक बहुत खूबसूरत जेस्चर है, एक बहुत खूबसूरत जेस्चर है कि समटाइम्स आप कुछ चीज़ें आप दुनिया के लिए करते हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा होता है जो इमोशनली लोग अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ ये जब चीज़ें, ये जब इमोशन एक्सचेंज होती है तो एक वो वैल्यूएबल काउंट होती है एक रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं, मगर आई थिंक रिलेशनशिप वही होता है जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर हम थोड़े से उनकी कामयाबियों की बात करें तो ऐसी तमाम उनके जो ड्रामाज हैं वो वाकई काबिल सताइश हैं, जिसमें जो है उन्होंने जो है पार्लर वाली लड़की है, दस्तक है, इसके दो किनारे जो है बहुत मकबूल हुआ, जिसमें लीड रोल जुनैद खान कर रहे थे, तौबा है, घटा है, अहद वफा है, एहसान फरामोश है, जिसमें इन ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर उन्होंने दिखाए हैं। और अब अपनी हकीकी ज़िंदगी में क्या वो वाकई वो जौहर दिखा पाएंगी? इंशाल्लाह दिखा पाएंगी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल। वो इसलिए भी देखिए जो कंट्रोवर्सीज पिछले 2-3 हफ्तों से चल रही थी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वाकई अब उनको शादी कर लेनी चाहिए, या थिंग्स वर इन द पाइपलाइन एंड शी डिड इट। ना कि उन्होंने दुनिया से छुपाया, ना कि उन्होंने बिल्कुल इंटीमेट वेडिंग की, उन्होंने सबके सामने सबको बुला के जो है शादी के बंधन में वो बंधी हैं। और उसके साथ साथ लोगों ने बहुत नेक तमन्नाएं भी उनको दी हुई हैं। साथ ये भी कहा हुआ है कि अब अपनी ज़िंदगी जो है आप बेहतर तरीके से चलाएं, और जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज पिछली हो चुकी हैं उनको आप भूल जाएं। और एक खातून के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है कि अगर आप इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली हो, इतनी टॉक्सिसिटी से निकली हो कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारने के लिए आप आगे बढ़ी हो, तो आपको बहुत से बैकलैश के अंदर आपको बहुत ही डर भी होता है कि मे बी कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए, या कोई ऐसी बातें सामने ना आए जिससे आगे बदमज़गी हो, तो नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मोमिना इकबाल जो है आइकॉन है, एक डीवा है पाकिस्तान का, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्राइट, शी इज़ वेरी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, और इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और वो तमाम ख़वातीन जो कि हमेशा से ही थोड़ी डिफरेंट होती हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनको रिलेट कर सकते हो। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो है थोड़ी सी, आपको पता है कि फिगर वाइज थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो वो भी रिलेट कर सकते हैं कि मोमिना ऐसी हैं, मोमिना थोड़ी सी अपनी कितनी खूबसूरत हैं, स्किन पे कितनी अच्छी आती हैं। तो लोग इस चीज़ों को भी रिलेट करते हैं कि हम भी अगर प्लान में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो मोमिना हैज़ बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि थोड़ा सा प्लस साइज हैं। और हमने नहीं देखा कभी मोमिना को कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्शियस नज़र आई हैं। हमने हमेशा से देखा है कि मोमिना इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। जितने भी उन्होंने रोल्स किए हैं, जितने भी उन्होंने मॉडलिंग की है या उनकी एक्टिंग की है, वो हमेशा से ही उसमें बहुत नुमाया नज़र आई हैं। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू मोमिना। तो ये तो आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गॉसिप थी, और इसलिए भी ज़रूरी थी बिकॉज सोशल मीडिया हमारा जो है वो इस वक्त फुल ऑफ मोमिना इकबाल है। और मोमिना इकबाल जो है वो बिल्कुल इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं, और ऑब्वियसली शी हेल्स फ्रॉम लाहौर। और अब अब देखना ये कि वो कराची सेटल होंगी या वो लाहौर सेटल होंगी, ये भी कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त लाहौर से कराची मुंतकिल हो गई है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक टू मोमिना इकबाल। और छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। मशरिक़ वस्ता की खबर जो है वो बिल्कुल शामिल करेंगे। आपको पता है इस वक्त जो है ईरान, अमेरिका और इसराइल, लेबनान के दरमियान कशीदगी जो है वो जारी है और ना सिर्फ इसने पूरी दुनिया के लिए अहम नताइज के हामिल है, बल्कि मशरिक़ वस्ता को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो मसला है अभी तक जो है वो हल नहीं हो पाया। टैरिफ का मसला है, इसके साथ आपको पता है कि पिछले दिनों ही अमेरिका ने जो है नेवल ब्लॉकेड छोड़ने के लिए कहा था और नेवल ब्लॉकेड जो है वो बिल्कुल ख़त्म की थी, मगर उसके साथ साथ ईरान के साथ अभी अहम मुआहिदा जो है वो तय पाया है या नहीं पाया, अभी इसके ऊपर भी बात हो रही है, जिसके नतीजे में जंग बंदी में तोसी और हर्मज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोलने की जो राहें हैं वो हमवार हो सकती हैं। अच्छा, ट्रंप के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, अगरचे लेबनान में हालिया जो कशीदगी हो रही है उस पर नेतन्याहू जो डटे हुए हैं वो कहते हैं जी कशीदगी हम लोग जारी रखेंगे। तो देखना यह है कि जो मामला है किस सिमत बैठेगा, क्या वर्केबल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल टॉक्स भी हुए हैं, अभी तक जो है आपस में जो है निगोशिएशंस भी हो गई हैं, मगर अभी तक कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई, कोई अहम स्टेटमेंट सामने नहीं आई क्या क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल-मशरकी साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मीना, बहुत शुक्रिया। हामिद अल-मशरकी साहब, व्हाट्स गोना हैपन इन क्या होने जा रहा है? आपको पता है जिस तरीके से ट्रंप की स्टेटमेंट आई है मगर अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। जी हिना, लेकिन पिछले 12 घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो सबसे बड़ी इस वक्त की जो डेवलपमेंट है वो ये कि सदर ट्रंप ने जिस अंदाज में इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को पागल करार दिया और उनके साथ जो उनकी फोन पर जो गर्मा गर्मी हुई है, जो उन्होंने उस नेतन्याहू के साथ उनको झाड़ पिलाई है, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका को ये अंदाजा अब हो चुका है बड़ा क्लियरली और सदर ट्रंप को कि नेतन्याहू ने ना सिर्फ दुनिया पूरी को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया, बल्कि नेतन्याहू की वजह से आज अमेरिका इस दलदल में है और सदर ट्रंप वो जो एप्स्टीन फाइल के बोझ तले दबे हुए थे वो मजीद ईरान की दलदल में फंस गए हैं और उनको अब बाहर वापसी का रास्ता नहीं मिलता। और अगर कोई रास्ता बनता है तो उस रास्ते को नेतन्याहू मादूम कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, जब वो लेबनान के ऊपर इस अंदाज पर बमबारी कर रहे हैं, हमले जारी रख रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ा क्लियर एक मैसेज आया है, बड़ा क्लियर एक स्टांस है कि जी अगर इस अंदाज में बैरूत पर हमले किए जाएंगे, जनूबी लेबनान को तबाह किया जाएगा, तो फिर अमन मुआहिदे का कोई उम्मीद या इम्कान नहीं। और अगर अमन मुआहिदा नहीं होगा तो आपने हरमुज नहीं खुलेगी, आपने हरमुज नहीं खुलती है तो ना न्यूक्लियर डील के ऊपर बात होगी, ना ही किसी और चीज पे बात होगी। सो गोया मुकम्मल तौर पर अमेरिका को शिकस्त होती नजर आ रही है। अमेरिकी अवाम जो है वो सख्त बददिल हैं, अमेरिकी अवाम जो है वो सख्त नाना है इस सारी सूरत हाल से, और पूरी दुनिया जो है वो आज समझती है कि इसराइल की इस बदतरीन बमबारी और बदतरीन जो नेतन्याहू ने जो पूरी दुनिया को जंग में धकेला है उसकी वजह से ये सारे मामला खराब हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमेशा से हम बात करते थे कि इसराइल ने होलोकॉस्ट और दूसरी बातों को दुनिया में कैश किया, लेकिन आज दुनिया को ये समझ आ गया है कि असल मुजरिम जो है वो नेतन्याहू और यहूदी लॉबी और इसराइल है, और ये वो समझ है जो अब अमेरिका तक पहुंच गई है। नेतन्याहू जब तक हमले बंद नहीं करेंगे, ईरान जो है वो किसी हालत में भी अब मुआहदे के लिए तैयार नहीं होगा। आपने हरमुज खुलवाने का जो सदर ट्रंप का दावा है कि 7 दिन में मुआहदा हो जाएगा, वो तभी अमली तौर पर मुमकिन है अगर इसराइल को हमलों से रोका जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हामिद मशरकी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ईरान की जानिब से भी आई है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि लेबनान पे हमला ना रुका तो बहुत संगीन नताइज होंगे। ये जो इंतबाह किया जा रहा है ये किस तरीके की संगीनी जो है सामने आ सकती है? देखिए बड़ा क्लियर है कि फिर ईरान के पास मुकम्मल तौर पर जवाब है कि वो एटलीस्ट इसराइल के ऊपर दोबारा से हमला शुरू करे, इसराइल को एक बार फिर जो तल अवीव समेत जो उसके टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और फिर ये अमेरिका या किसी को जवाब नहीं कि वो ये कहे कि उसने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि ये नेतन्याहू की तरफ से जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर गिना जाएगा। और पूरी दुनिया के सामने ये बड़ा क्लियर हो गया है कि
जिस अंदाज में नेतन्याहू चाह रहे हैं कि लबनान के जनूबी हिस्से पे कब्जा करके उसका नक्शा बदल दिया जाए, उसको इसराइल में शामिल कर दिया जाए, तो ये तमाम जो है ये दुनिया के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसीलिए फ्रांस ने कहा कि सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाना चाहिए। दुनिया में बात हो रही है फौरी तौर पर इसराइल को रोकने के लिए, और अगर उसके लिए ईरान कोई कार्रवाई करता है तो वो काफी हद तक जस्टिफाई होगी, और फिर वो जो अमन की उम्मीद है, पाकिस्तान की कोशिशें हैं, बाकी ममालिक की कोशिशें हैं, उन पर पानी फिरता नजर आएगा। और हम ये जानते हैं कि इसराइल और इंडिया मिलकर हर हालत में चाहते हैं कि अमन ना हो, कोई मुआयदा ना हो, और खित्ता जो है वो मजीद आग में झोंका जाए। सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार जो है वो नेतन्याहू और इसराइल के अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर ईरान की लीडरशिप का ये वाज़ेह पैगाम जो है, ये मेरा ख्याल है अमेरिका को अब हर हालत में नेतन्याहू को रोकना होगा, और अगर वो नहीं रुकेंगे तो फिर अमेरिका को एटलीस्ट इसराइल का साथ देना छोड़ना होगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अब अमेरिका जो है वो इसराइल का उस अंदाज में साथ नहीं दे रहा जिस तरह उसने आंखें बंद करके हर तरह के जंगी जराइम पर पर्दा डाला। ठीक है, अच्छा आप क्या समझते हैं ये जंग बंदी में जो तौसी है, इसके कितने इम्कानात मजबूत नजर आ रहे हैं, या इधर भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ये विड्रॉ हो सकता है? जी हिना, देखिए जंग बंदी तो बिल्कुल इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि खित्ते के अंदर अभी भी जंग की चिंगारी सुलग रही है, और ये किसी भी वक्त आतिशफिशां बन सकती है, किसी भी वक्त बहुत बड़ी आग भड़क सकती है जंग की। और उसकी वजह यही है कि जो जंग बंदी है उसके अंदर बुनियादी तौर पर ईरान के साथ ये एग्री हुआ था कि लेबनान के ऊपर भी हमले खत्म किए जाएंगे और मुकम्मल सीज फायर किया जाएगा। आपने देखा कि इसराइल ने तो उसमें से किसी चीज पे अमल नहीं किया, बल्कि लेबनान के ऊपर जिस तरह उसने कार्रवाइयां की हैं, ईरान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। अब जो सूरत हाल है कि वो बैरूत पर हमलों की बात कर रहा है और मजीद तबाही की बात कर रहा है। 30 लाख लोग लबनान के अभी तक बेघर हो चुके हैं। 4,500 से ज्यादा लोग सिर्फ 1.5 महीने में शहीद कर दिए गए हैं लबनान के अंदर, और उसके अलावा जो तबाही है वो अलग है। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा इसराइल के खिलाफ, वरना ये खित्ता दोबारा बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मिडिल ईस्ट की क्या सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई मुआहदा नहीं तय पाया गया तो मिडिल ईस्ट पे भी दोबारा जो है वो हमले शुरू हो जाएंगे? देखिए उसके अंदर बात यह है कि अब बड़ा वाज़ेह तौर पर कतर ने एक अच्छा स्टांस लिया है कि वो अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। सऊदी अरब ने भी स्टांस लिया है। पाकिस्तान ने वहां पर एक तरह से सिक्योरिटी अम्ब्रेला डिजाइन कर दिया है सऊदी अरब के लिए, कतर के लिए। अब ये यूएई और कुवैत पर मुनहसर है कि अगर वो फिर से अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने देते हैं और अमेरिका अगर दोबारा से ईरान पर हमला करता है तो सूरत हाल जो है वो मिडल ईस्ट के उन ममालिक के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जो ममालिक अमेरिका या इसराइल की हिमायत करेंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे ईरान पर हमला करने में, उस पर ईरान के पास जवाबी कार्रवाई का हक है। तो इस हवाले से अब ईरान की तैयारी उसी तरह है। वो जो सारी कैलकुलेशन थी कि जी ईरान की हमने कैपेसिटी खत्म कर दी है हमला करने की, और ईरान जो है वो घुटनों पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान ने बल्कि अमेरिका को घुटनों पे लाया है, और अगर दोबारा जंग छिड़ती है तो ईरान अपने टारगेट्स के ऊपर जो है वो दोबारा से हमले करेगा। और वही बात है कि मिडिल ईस्ट को इसका सबसे ज्यादा नुकसान है। अमेरिका तो फिर भी हजारों मील दूर बैठा है। जो तबाही है खित्ते के अंदर, इकोनॉमिकल तबाही और दूसरी तबाही, वो खुद मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए। अच्छा, आप हिजबुल्लाह का किरदार इस पूरी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? सॉरी, हिजबुल्लाह का क्या किरदार देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर? देखिए पाकिस्तान का एक अपना किरदार है। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि हर हालत में अमन आए। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो जो मुआहिदा है उसको खत्मी शक्ल देकर एक बार मुकम्मल जंग बंदी हो जाए और आपने हरमुज जो है वो नॉर्मल हो जाए। उसके अंदर पाकिस्तान के साथ चाइना और बहुत सारे ममालिक की भरपूर कोशिशें हैं, लेकिन ये अमन मुआहिदा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इसराइल को रोका ना, अमेरिका जो है वो मेक श्योर ना करे कि जी
खित्ते के अंदर दोबारा जंग जो है वो इसराइल की वजह से शुरू नहीं होगी। वो जो आग भड़काई जाती है उसको बुझाना और उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए बार बार गारंटीज की बात होती है, तो ईरान की गारंटीज देने को तो इसको चाइना भी तैयार है कि जी, और ईरान ने अपने किरदार से भी शो किया है कि वो हमला नहीं करता जब तक कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी अमेरिका या इसराइल की तरफ से नहीं होती। इसराइल की गारंटी कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच। हामिद मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने सारी सिचुएशन को डिफाइन किया है, मिडिल ईस्ट का क्या किरदार होगा, और इसके साथ साथ नेतन्याहू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्या वो जंग रोकेंगे अमेरिका के कहने पे कि नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस वक्त लेबनान की सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है। और इसके साथ साथ अगर हर्मज मजीद बंद रही तो आलमी मंडी में क्या खसारा होने वाला है, ये भी हमारे सामने है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। इकोनॉमिक अपडेट आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। एक तरफ तो माशी इस्तेकाम, तरक्की और महंगाई में कमी के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानब अगर हम बात करें तो आम आदमी की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ रही हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्टैट्स, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मई के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा हो रहा है और इसका रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह तकरीबन 11.7% तक जा पहुंची है, जो जून 2024 के बाद सबसे ज्यादा सतह है। और सबसे ज्यादा बात ये जो मुतवसत तबका जो है वो कितने बुरे तरीके से जो है मुतासर हो रहा है, और कुछ ही दिनों में जो है बजट आने वाला है, बजट मुतवक्के है, तो बजट जो है वो सरप्राइज देगा या लोगों के लिए रिलीफ का काम देगा। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर खाकार नजीब साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, व्हाट्स गोना हैपन? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि इकोनॉमिक डिफिसिट होगा? देखिए, ये जो पाकिस्तान का आने वाला बजट है ये लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हाई रेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जो हाई रेट्स ऑन पर्सनल इनकम टैक्स है, जीएसटी 18% पे है, इन सब चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है। एंड लेट्स होप कि जो बजट आ रहा है वो लोगों के लिए इन चीजों को करेक्ट करे। इसके साथ साथ जिस तरह की टैक्सेशन एग्रीकल्चर पे हमने नहीं की, प्रॉपर्टी पे नहीं की, जीएसटी सर्विसेज पे बड़ा कमजोर है प्रोविंसेस के लेवल पे, इन सब चीजों को भी आगे लेकर बढ़े। और जिस तरह हम अपने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, इन पे एक लाइट वेट टैक्सेशन करते हैं और प्रॉपर इनकम टैक्स का इजरा नहीं करते, हम इनसे भी वो टैक्सेस करेक्ट करें। ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो बेहतर हों, इन द सेंस कि वो उस तरह के एक्सपेंडिचर्स हों जो लोगों की लाइफ में डिफरेंस कर सकें। अब तकरीबन 4,000 अरब रुपए का जो पाकिस्तान का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है, लेट्स होप कि उसको इस तरह ओरिएंट किया जाए कि जो सड़कें, जो नदी नाले लाइनिंग होनी है जिनकी, ताकि एग्रीकल्चर को पानी बेहतर मिले, सीवेज बेहतर होना है, यानी कि वी कैन यूज दैट प्रोग्राम सो दैट हम उससे इफादियत हासिल कर सकें। इस सब का मकसद तो ऑफ कोर्स इन द एंड यही है। डॉक्टर खाकान, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑब्वियसली आप टैक्सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, टैक्सेशन ऑलरेडी है भी, इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है उस टैक्स के ऊपर, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। क्या रोड मैप है कि बड़े बड़े जो बिग जायंट्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, कि वो टैक्सेशन के मामले में जो है उनकी कारकर्दगी बेहतर है, या गवर्नमेंट उनको ये चीज चेक एंड बैलेंस करिए कि टैक्स जो है कलेक्ट हो रहा है? ये इसको टेक्निकल जुबान में कहते हैं कि बहुत से टैक्स गैप्स हैं, यानी कि जो टैक्स लगा हुआ है और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें एक बिल्कुल फर्क है। सेल्स टैक्स स्पेशली उसकी बहुत इवेजन है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स में आप अगर देखें तो 6 से 7% ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें से टैक्स एक्चुअली कलेक्ट होता है, बाकी सारी इलिसिट ट्रेड है। इन सब चीजों को ठीक करना, इन टैक्स गैप्स को फिल करना, एनफोर्समेंट, कंप्लायंस, यानी कि जो टैक्सेस लोगों को देने चाहिए क्या वो दे रहे हैं, और इससे टैक्स के निज़ाम को ब्रॉडन करना, यानी कि टैक्स फाइलर्स को ना सिर्फ बढ़ाना बल्कि उन पे जितना टैक्स लागू होना चाहिए वो कलेक्ट करना। आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। स्ट्रक्चरली बड़ी तब्दीली की जरूरत है टैक्स के निज़ाम में। वन रियली होप्स के बियॉन्ड टारगेट्स, मतलब हम सोच लेते हैं कि इतना टारगेट होगा, इतना टैक्स टू जीडीपी होगा। आई थिंक बियॉन्ड दीज थिंग्स द
अथॉरिटीज हैव टू लुक कि क्या ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, क्या ये मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है, क्या ये मुल्क की फॉर्मल इकोनॉमी को, जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको फॉर्मल करने में मदद करता है. दीज आर द हार्डर क्वेश्चंस द टैक्स Okay. authorities and the budget itself must answer. अच्छा, I have a lot of questions in my mind. I really want you to answer. अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की और अगर हम बात करते हैं स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहां एनर्जी के जो कंजम्पशन के ऊपर जो है टैक्स जो है वो कमर्शियल यूनिट चार्ज होता है, व्हाई नॉट उनको सब्सिडी दी जाए ताकि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ग्रोथ हो सके. देखिए, ये जो एनर्जी का निज़ाम है ना पाकिस्तान का, इसको तो बहुत असर नौ तंजीम नौ करने की ज़रूरत है. इससे मेरा मतलब ये है कि हम जिस तरह सरकार में रखे हुए एक एनर्जी सिस्टम को चला रहे हैं, इसको जब तक हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं लाएंगे, इसमें बहुत से प्लेयर्स नहीं आएंगे, रिटेल लेवल पे कंपटीशन नहीं होगा, जनरेशन को एफिशिएंटली प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा. ये एक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली सब्सिडीज, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि हम किसी सेक्टर को टारगेट कर लें या वल्नरेबल को जिस तरह हम सब्सिडी देते हैं. इससे बहुत बढ़ के इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है. ये इस पे मुयस्सर है कि क्या हम वाकई ही एनर्जी सेक्टर को, जो पिछले 20 साल से जन मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, आज गैस सेक्टर में 3000 है, 1800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तकरीबन पावर सेक्टर में खड़ा है. अगर बतदरीज आप देखें तो none of the governments, none of the जिसे कहते हैं अथॉरिटीज have been able to sort out this mess. अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या एफर्ट, क्या टीम, क्या एचआर चाहिए जो एनर्जी को एज अ होल ठीक कर सके. आई थिंक दिस रिमेन्स टू बी अ वेरी वेरी सेंट्रल क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स फॉर पाकिस्तान कि क्या हम एनर्जी सेक्टर का तंजीम नौ कर सकते हैं या हम इसी तरह एक इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर को चलाएं और लोग सोलराइज करके ग्रिड से बाहर निकल जाएं और ग्रिड जो है वो कमजोर होता चला जाए और ग्रिड के कमजोर होने से यूनिट्स कम बिकें और हमें ज्यादा जिसे कहते हैं महंगे यूनिट्स लोगों को बेचने पड़े. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड इट रियली नीड्स टू बी डिबेटेड एट अ वेरी कंटिन्यूअस लेवल सो दैट हम इस मुश्किल से निकल जाएं. बट अच्छा, एक सैलरी क्लास पर्सन जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास, ऑब्वियसली आपको पता है सैलरी क्लास एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, उसकी एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली मुतवसत तबका तो दिन ब दिन जो है मुश्किलात का शिकार है. इन्फ्लेशन लेवल हैज बीन रोजन अप लाइक एनीथिंग. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक तो सबसे पहले जो 50,000 रुपए प्लस पर हम टैक्स का इजरा करते हैं सैलरी पे, इसको बढ़ा के कम से कम 75,000 कर देना चाहिए. सो एक आपको अनदर 25,000 टैक्स फ्री मनी मिल जाएगा. सो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा, आपकी जो कुव्वत खरीद कमजोर हुई है तो आपकी यू विल गेट मोर मनी इन योर पॉकेट. यानी कि 6 लाख रुपए सालाना की बुनियाद पर हम पर्सनल इनकम टैक्स का इजरा करते हैं. इसको मेरे ख्याल में एटलीस्ट 8 या 9 लाख पे ले जाना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू. मिनिमम वेज पाकिस्तान में 37,000 है. इट्स हार्ड टू रेकनसाइल के कोई 37,000 में अपना बजट बना सकता है. इसको भी बढ़ाना चाहिए, सीरियसली बढ़ाना चाहिए, ये बात भी दुरुस्त है. पर इसके साथ साथ हमें जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में बनाने के लिए इकोनॉमी को जिसे कहते हैं ना रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की जरूरत है. मैं बार बार कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान में हम ये बात समझेंगे नहीं कि फॉरेन एडेड डेट लेड जो अथॉरिटीज समझती हैं कि हम इससे अगर मुल्क को ठीक कर लेंगे तो कतई तौर पे नहीं कर लेंगे. जब तक पैदावारी सलाहियत, जब तक एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, जब तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ेगी नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट व्हिच कैचेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो ये सिलसिला ठीक नहीं होगा. अच्छा, आपको क्या लगता है बजट आने वाला है इन फ्यू डेज, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बजट, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इन्फ्लेशन? देखिए, आई थिंक अगर नॉन इन्फ्लेशनरी बजट बनाना हो तो हुकूमत को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे. इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत के काम नहीं है फेडरल लेवल पे वो नीचे प्रोविंसेस को दे दें. जो हुकूमत के काम हैं उनको अपने 43 डिविजन्स, 400 ऑटोनमस बॉडीज, इन सब को कम करने की कोशिश करें ताकि हुकूमत का हुजम कम हो. हुकूमत शेड करे अपने
हैवी वेट को इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी बर्डन ऑन द इकोनॉमी, अगर तो ये सब काम करेंगे और एक्सपेंडिचर्स को कट होता हुआ देखें आप, तो फिर आप समझिएगा कि एक मालियाती खसारा इस तरह कम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बोरोइंग कम हो रही है, फिर तो इन्फ्लेशन कम होती हुई दिखाई देगी आपको। इसका मतलब है कि चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी तो होगी। अब अगले साल तो हुकूमत ने खुद 8.2% कहा है कि चीजों की कीमतों में बढ़ावा दिखाई दे रहा है, विच इज इटसेल्फ अ हायर नंबर देन जिस साल से हम गुजर रहे हैं। तो लोगों के लिए फिर वही मैसेज है कि दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर हाउस, ट्राई टू मेक श्योर कि वो अपनी इनकम्स को इंक्रीज करें, बिकॉज अगर 8.2% अगले साल भी कीमतें बढ़ी तो उन पे एक बोझ पड़ेगा सर। तो इनकम इंक्रीज करें लेकिन अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट्स डिबेटेबल इवन, बट वी हैव अ लेस टाइम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कम टाइम के अंदर जो है पूरी बात जो है वो समझा दी है कि अपॉर्चुनिटीज आपने खुद ढूंढनी है, इनकम आपने खुद इंक्रीज करनी है, उसके साथ गवर्नमेंट देखना है कि बजट क्या लेकर आता है, क्या सरप्राइज होगा या हमारे लिए वाकई एक वापस एक बोझ तले हम दब जाएंगे। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्रिकेट फैंसियर्स के लिए बहुत जबरदस्त खबर है क्योंकि आज कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है ग्रीन शर्ट्स को 1-0 से बढ़तरी हासिल है और इस बात का वो अज़म ठाने हुए हैं कि वो वाकई ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर देंगे। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पता है कि नुमाया प्लेयर्स जिनमें से इरफात मिनहास जो है वो सबके सामने आए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस ने वाकई शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है गाजी गौरी की जिम्मेदाराना बैटिंग ने जो है वाकई पाकिस्तान को संभाला दिया है। बाबर आजम ने भी पिछले मैच में अच्छा खेला और अब उनका कमबैक भी नजर आ रहा है। मजीद बॉलिंग लाइन के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें से हारिस रऊफ के ऊपर थोड़ा सा रेड फ्लैग है, शाहीन शाह आफरीदी की ओवरऑल कैप्टनसी के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ इब्रार अहमद की जो बॉलिंग है, स्पिन जो उनका है, वो वाकई क्या लाहौर की विकेट्स के ऊपर काम आएगा, बिकॉज पहला मैच रावलपिंडी में था, दूसरा मैच लाहौर में है। क्या कंडीशंस होंगी, व्हाट विल बी अपडेट्स और कोई चेंजेस मुतवक्के हैं कि नहीं है, तो हम इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान, कंडीशंस डिफरेंट हैं और पहले रावलपिंडी की विकेट थी, अब लाहौर की विकेट है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सीम्स टू बी ऑन द अपवर्ड बिकॉज 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम हमें देखने में नजर आ रही है क्योंकि जो उनके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे वो अभी तक नहीं आए। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा? देखिए, पाकिस्तान को जीतना तो चाहिए, वो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया कि उनकी बी साइड आई है, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लास्ट 3 साल से जब भी हम कोई बायलैटरल देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप देखते हैं कि टीमें सीरियस नहीं ले रही पाकिस्तान को और हमेशा बी या सी साइड भेज रही है। उसकी 2 रीजन है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो पाकिस्तान से एसोसिएट किया जाता था, वो नजर नहीं आ रही। दूसरा ये कि जो हमारी प्रिपरेशन है फॉर द वर्ल्ड कप, वो बड़ी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नजर आ रही है। और आप क्या करते हैं कि आप डिप्राइव हैं बेसिकली, क्योंकि आपको कोई विक्ट्री मिल नहीं रही। तो आप क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हिच यूज्ड टू डू बाय ऑल डन बांग्लादेश एज वेल। कि वो क्या करते थे कि अपनी होम सीरीज के अंदर दे ऑलवेज मेक सच लो ग्रिपी पिचेस। पाकिस्तान इज डूइंग द सेम थिंग एज वेल। हम भी जब 3 साल से आप देख रहे हैं कि कोई भी ओपोजिशन पाकिस्तान आती है तो आप क्या करते हो, आप इसी तरह का स्क्वायर टर्नर बनाते हो, स्क्वायर लो ग्रिपी पिचेस बना के आप ओपोजिशन को ट्रैप करते हो, जैसे बांग्लादेश करता था। उससे क्या है कि आपको कुछ हासिल नहीं होता। आप विक्ट्री तो मिल जाती है आपको, पहले बी या सी साइड आपकी कंट्री में आ रही है, और फिर क्या होता है कि आप उसी को बार बार एलिवेट करते हो, उसी को हाईलाइट करते हो, जी देखिए जी हमने वो जीत लिया था। अब दुनिया क्या करती है, दुनिया जब आप देखते हो, जब किसी बड़े गोल को या वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो बायलैटरल को उस तरह सीरियस नहीं लेते। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडरेशन में रखें तो ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने भी मेंशन किया, ये बी साइड है। ये शायद जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे अगले साल साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे में,
तो ये 90% के लड़के नहीं उसका पार्ट होंगे, उनकी प्रिपरेशन के पार्ट कुछ और लड़के होंगे। फिर जब आपने लार्जर गोल को देखना था, आपने वर्ल्ड कप को देखना था, तो आपके पास अभी गद्दाफी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो आपके पास दो पिचेस हैं, एक ट्रेडिशनल लाहौर की सॉइल की पिच है, एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है, जिसमें कैरी है बॉल के अंदर, बाउंस अच्छा है। आपको करना क्या था कि आपने अपने आप को कंपटीशन में डालना था, तगड़ा मैच करना था, जो कि पहले मैच में आपको नजर नहीं आया। जो आप करते आ रहे थे 2-3 साल से वही किया आपने। तो जीत मकसद नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द वर्ल्ड कप, ये नजर आनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये थी कि आपने 3 साल से, अगर हम ये रोना रो रहे हैं या उससे भी इवन बाबर के टाइम के अंदर भी आपको यही नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को विक्ट्रीज नहीं मिल रही, और प्लस आपके एक और प्रॉब्लम है कि आप यंगस्टर को प्रॉपर चांस नहीं देते। इधर भी आपने सुफियान मुकीम को डाला है, अहमद दानियाल को डाला है, देखिए इरफान मनास को डाला, उसने फाइफल लिया और वो क्लैरिटी से नजर आया कि नवाज की रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा है। इसी तरह शादाब को कंटिन्यूसली खिलाया जाता है और वो 3 साल के बाद दोबारा कमबैक भी हो गया उनका ओडीआई के अंदर। तो सुफियान को जो स्क्वाड में डाला है, जो पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है, T20 में सबसे बड़ा थ्रेट था। अगर आपके पास 10-12 मैचेस अभी तक जो फिक्सचर आपके पास अवेलेबल है, तो क्यों उसको नहीं खिलाया गया? फिर इसी तरह हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है, जैसे आपने रेड फ्लैग का वर्ड बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ है, क्वेश्चन मार्क है, तो अहमद दानियाल जो इस टाइम आपका नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया का बन सकता है, तो खेलेगा तो बनेगा ना, डगआउट में बैठ के तो वो नहीं बन सकता। तो ये कुछ ऐसी हमारे सिस्टम के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी की जाती है, प्लेयरों को खिलाया नहीं जाता, सिलेक्ट कर लिया जाए तो डगआउट में बिठाया जाता है, अच्छा दिया भी इरफान, जाए ये भी तो एक मसला मैच है दिया ना कि जाता है। जितने भी आपको कहते हैं क्रिकेट, जितने भी कमेंटेटर्स हैं या आपको पता है एनालिस्ट है, वो भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से खिलाना चाहिए ताकि स्किल सेट बेहतर हो सके। 2 मैचेस के ऊपर आप ये फैसला कर देते हैं कि भाई ये तो डेथ ओवर्स का बॉलर ही नहीं है या यहाँ तो इसकी स्किल सेट के ऊपर प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यूस स्पेस तो देनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बात कही आपने कि आप जब किसी प्लेयर को 1-2 मैचेस के ऊपर कैसे गेज कर सकते हैं। अभी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंट आपके सामने है कि साइम अयूब, ठीक है, हम सब एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट मिला आपको, बट उसकी परफॉर्मेंस तो नहीं नजर आई आपको। बट आपने 2-2.5 साल से कैरी किया ना उसे, 65 से प्लस मैचेस दिए हैं आपको। जब बाकी यंगस्टर को आप देखते हैं तो आपको लगता है किसी को 3 मैच मिले हैं, किसी को 2 मैच मिले हैं, किसी को 1 मैच मिला है, और किसी को अगर 4-5 मैच मिले हैं तो वो कंसिस्टेंट ही मिले। एक मैच मिलता है फिर बाहर बैठ जाते हैं, फिर मिलता है फिर बाहर बैठ जाता है। तो इसी तरह शादाब को देखा जाए, इंजरी होती है, वापस आते हैं, फिर सारे मैच मिल रहे हैं। तो ये जो आपके सिस्टम को नेपोटिज्म ने या कुछ एक सर्टेन नेक्सिस है लोगों का, उन्होंने जो हाईजैक किया हुआ है, वो किसी को दहाने देते हैं, और वो जब कोई आ भी जाए तो जिस तरह मैं पहले बात करूं, हैविंग सेड दैट, कि वो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम रन नहीं करते। मैं बार बार ये ना बात करता हूं कि पाकिस्तान इज वन स्पोर्ट नेशन, एक ही स्पोर्ट आपके पास बची है। जो लोग इसको, जो हेल्प ऑफ अफेयर में बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर है, वो अगर इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है, चल रहा है जैसे चलने दो, तो एग्जैक्टली ये डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, गाजी गौरी की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? न्यू टैलेंट एकदम से आंखों में आया है गाजी गौरी, हाउ यू लुकिंग हिम, बिकॉज वुड ही बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम आगे? देखिए, अच्छा पोटेंशियल है आपका। राइजिंग स्टार एशिया कप में वो लड़का पार्ट था, इधर भी उसने रन किए हैं, बांग्लादेश के अंदर भी 1-2 मैचेस के अंदर अच्छी बारी ली उसने। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर जो मेरिट की हम बात अभी कर रहे हैं, हसीबुल्लाह की एवरेज ऑलमोस्ट 45+ है लिस्ट ए के अंदर, इनकी 20 की है, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था? अच्छा, अगर ये आए हैं तो क्या ये अब इनको कंसिस्टेंट रन दिया जाएगा, जो पहले हम बात कर रहे हैं? तो जब आपकी टीम को सिलेक्शन की जाती है तो सिलेक्टर आके क्यों नहीं शोकेस करते कि जी इन बेसिस पे ये बच्चा सिलेक्ट किया गया है, टैलेंट तो उसका अच्छा है, मैं किसी बच्चे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। इसी तरह अगर आप देखें तो साद मसूद को एक मैच लास्ट सीरीज में खिलाया गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, और एक मैच के बाद उस बच्चे को बाहर कर दिया गया। तो यही हमारा कंसर्न है कि जब आप किसी बच्चे को लेके आते हैं, उसको प्रॉपर रन दें, उसको लेके चलें। ये अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसने 2 बारियां अच्छी ली है, बट आप खुदारा अगर आपको इसका पोटेंशियल नजर आ रहा है या इसने अच्छा कुछ किया है, तो इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेंथन करें और लेके चलें। ये जो पहले आप करते आए हैं कि फिर 1-2 सीरीज में अगर 1-2 मैच बोले जाते हैं, फिर आपको याद आ जाएगा ओहो रिजवान तो बहुत ही अच्छा था, हमें रिजवान को देखना है, तो ये खुदारा ना करे।
और आपके जो लड़के हैं ये फ्यूचर है आपका, क्योंकि जितने भी आपके सीनियर प्रो हैं आप ये देखें, जिनको इवन कहते हैं तो हम नाम भी बार बार लेते हैं, अब तो वो पिछले 5 साल से 7 साल से पाकिस्तान को कोई विक्ट्री नहीं दिलवा पाए। अब इरफान मनास आया है, समीर मनास इसका भाई अभी अभी वो इंशाल्लाह फ्यूचर में खेलेगा। फिर मास सदाकत आ चुके हैं, फिर साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, अहमद दानियाल है, सुफियान मुकीम है। नाउ यू हैव अ यंगस्टर एज वेल। सिर्फ करना क्या है, इनको प्रॉपर चांस देके चैनलाइज करना है। और जितनी भी अच्छी टीमें हैं दुनिया की, आप अगर ऑस्ट्रेलिया देखें, इंडिया देखें, साउथ अफ्रीका देखें, ये ब्लेंड बनाती हैं यंगस्टर का और सीनियर प्लेयर का। हमारा क्या था कि हमारे नेक्सस के अंदर सिर्फ सीनियर प्लेयर थे, यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी नहीं गई। अगर दी भी गई, जो मैं बार बार कहता हूँ, वो बिट्स एंड पीसेस में दी गई। सीनियर वर्सेस जूनियर को कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि उसके सीजन्ड की सेट से वो सीख सके। ऑब्वियसली हमेशा से यही देखा गया है, होता ही ऐसे है, दुनिया में होता ही यही है। और जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि अगर आपने डगआउट के अंदर बच्चे डाल दिए हैं, सिलेक्ट कर लिए, तो उनको खिलाए। किसी भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने का बेस्ट टाइम ये होता है कि अपने होम सीरीज में उसको पहले आप कॉन्फिडेंस दें, उसको डेब्यू कराएं। हम अपने होम सीरीज के अंदर अपने सीनियर को खिलाते हैं, बाहर की मुश्किल कंडीशन में जाके जूनियर को खिलाते हैं, और 1-2 मैच दे के जब उससे परफॉर्म नहीं होता हम कहते देखा जी इससे तो परफॉर्म ही नहीं हुआ। तो इसी तरह आपने अपने बच्चों को बनाना है। बिल्कुल, कैथारसिस तो हम करते रहते हैं इरफान, और हमारा ही कैथारसिस हमेशा चलता रहता है। मगर हाउ अबाउट टुडेज मैच, विल इट बी लाइक अ हाई स्कोरिंग मैच? देखिए, मुझे तो वैसे कोई लगता नहीं है। लाहौर की ट्रेडिशनल विकेट पे अगर मैच करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया सॉइल पे भी इवन बैटिंग पैराडाइज है, हमने अभी पीएसएल के मैचेस भी उस पे देखे हैं। पाकिस्तान की ये अप्रोच पे डिपेंडेंट है कि अगर टॉस जीत के अगर हम वही लोग ग्रिपी पिचेस बना के उनको फेंकते हैं और उनको जल्दी आउट करके फिर आप करते हैं, इवन दो आप अगर टॉस जीत भी जाते हैं, तो मुझे लगता है ये कि आप पिटी वाला काम ना करें और उनको 200 पे आउट करके फिर आराम से चेस करें। अगर आप टॉस जीतते हैं, अगर आप इस तरह की पिच बना भी लेते हैं, आप लाहौर की सॉइल के ऊपर, ड्राई पिच के ऊपर मैच खेलते हैं, तो पहले अपने आप को चैलेंज करें, बैटिंग करें, कोशिश करें, बड़ा टारगेट लगाए को 300 350 तक, और फिर उनको आप ऑब्वियसली आउट करने की कोशिश करें। ये कप्तान और कोच दोनों की ये सोच होनी चाहिए कि हमने प्रिपरेशन करनी है। अभी मैं स्टेटमेंट कोच की सुन रहा था, वो कह रहा था इसी की पिचेस, इस तरह की पिचेस ही हमने पाकिस्तान में बनानी है ना। ये एक पूरी दुनिया का फंडामेंटल है कि आपकी जैसी प्रिपरेशन होती है वैसे ही आपको आउटकम मिलता है। और प्रिपरेशन अगर आप देखते हो तो हमारी प्रिपरेशन तो है ही नहीं। और ये भी एक आपको बिल्कुल मालूम होगा कि हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि जितनी मुश्किल आपकी प्रैक्टिस होती है, ऑन द मैच, ऑन द गिवन डे, आपकी जो प्रिपरेशन के बाद आउटकम आता है वो आसान होता है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह कंफर्ट जोन में रख के करेंगे तो फिर ऑन द मैच डे आप स्ट्रगल करेंगे। वही बात है ना कि मैच जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल के ऊपर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पिचेस बाउंसी हो सकती हैं, वहां पिचेस डिफरेंट हो सकती हैं, क्यूरेट किया जाती है पिचेस। अगर ये बात उन्होंने की है कि पिचेस आसान हो जाएंगी या क्यूरेट ही ऐसे की हैं, तो फिर देयर इज नो पॉइंट फॉर सच सीरीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एक ट्रेडिशन देखते हैं ना, साउथ अफ्रीका की पिचेस बाउंसी हैं, उसमें स्विंग भी मिलता है आपको। आंधो के व्हाइट बॉल के अंदर बैटिंग पैराडाइज होती है, बट वो बॉलर को, फास्ट बॉलर को भी उतना ही वो सपोर्ट करती है। इसी तरह जिम्बाब्वे के अंदर 2 वेन्यू है, हरारे है, बुलवाए है। हरारे के अंदर भी आपको बाउंस और कैरी मिलता है। इसी तरह मैं नमीबिया के अंदर देख रहा था, उनके भी 2 वेन्यू है, उसके अंदर भी बाउंस और कैरी है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन उसी की तरह की करनी है। आपको ये पाकिस्तान की स्पिन फ्रेंडली पिचेस उन्होंने आईसीसी ने नहीं बना के देनी, उधर आईसीसी के क्रिएटर होंगे। अभी आपने रिसेंटली मार खाई है श्रीलंका के अंदर, आपने प्रिपरेशन अपनी पिचेस बना के की। इवन दो जो श्रीलंका की ट्रेडिशन जो है वो स्लो ग्रिपी पिचेस होती है नॉर्मली, लेकिन आईसीसी ने टोटल वो वाले स्क्वायर टर्नर नहीं दिए आपको, वो डिफरेंट दी है, जो कि आपने अपने घर के अंदर 2-3 सीरीज जीत के बड़ी वाह की जी। हमने तो देखे जी ट्राई नेशन भी जीत लिया, हमने व्हाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। जैसे ही आप श्रीलंका गए हैं, आप कोलैप्स हो गए हैं, जितने बड़े मैचेस थे वो तो आप हारे हैं, हम उस कंडीशंस के लिए प्रिपेयर ही नहीं होके गए। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नंबर 1 सिलेक्टर की है, फिर सबसे बड़ी कोच की, और फिर कैप्टन की है। ये 3 आपके जो पिलर है बेसिकली, जो एक टीम को बिल्ड करते हैं, जो थिंक टैंक का पार्ट है। और जब आपके वो लोग इस टिमड अप्रोच में आएंगे, वो सिर्फ डरे हुए होंगे कि किसी ना किसी तरह हमें विक्ट्रीज मिल जाए। देखिए ना, ये असल में ये वो माइंडसेट है जो टिमड अप्रोच वाला, कि जो तरसता है किसी ना किसी तरह
हमें कोई विक्ट्री मिल जाए। भैया अपनी नौकरियां पक्कियां कर रहे हैं। अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊं, ये मीडियोकर माइंडसेट है। विजनरी बिल्कुल नहीं लोग ये। विजनरी हो तो आप अपने आप को चैलेंज करें, इन बच्चों को चैलेंज करें, उन्हें बताएं। आप इवन मैं कहता हूं हम लोगों को भी बताएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कप्तान और कोच की, जी हम ये प्रिपरेशन की तरफ चल रहे हैं। दुनिया सारी यही कर रही है ना, कोई पाकिस्तान को अनोखी चीज करने को तो हम कह ही नहीं रहे। सारी दुनिया ही ऐसी अपने आप को प्रिपेयर करती है। वो बायलैटरल को अपने दिमाग पे कोई हावी नहीं करती कि अगर पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम तो है ही नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव कि विक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सब कुछ चलता है। लेकिन आप ये देखेंगे उनकी तो बी टीम है। अगर आप उनकी बी टीम से भी अपने घर में स्केर्ड है, और अभी मैं जैसे शुरू में बिल्कुल बात की, बांग्लादेश ने अपना एक तो स्किल सेट ऊपर किया, दूसरा आप देखें बांग्लादेश 24 साल अपनी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करता रहा एग्जैक्टली ऐसी पिचेस बना के। अब जैसे उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, आप देखें 2 साल पहले आपको पाकिस्तान को हमारे घर में आके वो टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करके गया, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान उनके घर जाता है, वो अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट से हटके आपको 13 विकेटें बना के देते हैं, आपको फिर मारते हैं वो 2-0। वो अगर सीख सकते हैं आज 24-25 साल की एक मिस्टेक करने के बाद, उनको समझ अकल आ गई है कि अगर अब आपने दुनिया में अपना कोई नाम पैदा करना है तो हमने अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अपने आप को चैलेंज करना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि नसीम शाह नजर नहीं आ रहे, कहाँ है नसीम शाह आजकल? नसीम शाह हमें भी टीवी में या एड में नजर आ रहे हैं, स्क्वाड में तो वो जरूर है। और लेट्स सी अब उनको कब खिलाया जाता है। मुझे लगता है पहले नंबर पे तो चॉइस आपकी पेसर के अंदर तो ऑब्वियसली अहमद दानियाल होनी चाहिए। अगर अहमद दानियाल को आपने बड़ा ही संभाल के रखना, उनको नजर ना लग जाए, और तो फिर आप नसीम शाह की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ तो आपको कहीं भी इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आ रहे ना। शदाब की हमने बात की, हालांकि शदाब को बड़ा देखभाल के पाकिस्तानी टीम ने जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ओवर दिए हैं। 4 आउट होते हैं फिर बॉलिंग करते हैं, रन होते हैं। 6 आउट होते हैं फिर बॉलिंग करने आते हैं, रन होते हैं। 8 आउट होते हैं फिर करने आते हैं, रन होते हैं। जहाँ सारे बॉलर पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के तमाम स्पिनर दूसरी ओपोजिशन को वो टफ टाइम दे रहे हैं। शदाब अकेले हैं जो रन दे रहे हैं। इसी तरह लाइकवाइज शाहीन वो हारिस रऊफ का भी ऐसे ही है कि वो जब बॉल करने आए उनको बैट्समैन बड़े आराम से खेल। तो इन दोनों को मेरा ख्याल है या तो पहले थोड़ा डोमेस्टिक खेलना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि फलाने की क्रिकेट खत्म हो गई है, ऐसा हो गया है। बस यही मसला है ना इरफान, हम डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक को मे बी डिग्रेड करते हैं, नहीं खेलते। थैंक यू सो मच। इरफान ज़हीर वाज विद अस, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। वी हैड डिटेल डिस्कशन क्या होने जा रहा है, मगर फिर भी लाहौरियों के लिए ज़बरदस्त खबर है कि आज जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेकेंड मैच है वो लाहौर में मुतवक्के है। और आप प्लीज़ क्रिकेट स्टेडियम का रुख करें, एंजॉय करें जबरदस्त किस्म का मैच। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाबी की जिसने ना सिर्फ एक नौजवान की मेहनत, विजन और लगन की वाकई अक्कासी की है। आपको पता है दुनिया का बेहतरीन जरीदा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जरीदा जिसको फोर्ब्स मैगजीन कहते हैं, यूएस बेस्ड मैगजीन, जिसमें दुनिया के 30 ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने वाकई कुछ ना कुछ किया होता है। दे आर इम्पैक्ट क्रिएटर्स। और पाकिस्तान के 7 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वाकई इस मैगजीन में इस साल जो है ना सिर्फ वज़ीराई हासिल की है, बाकी अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत कुछ कमाया है। और जिसमें जो सर फेहरिस्त हैं, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी फहद शहबाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ जनरल असेंबली के, एडवोकेट भी हैं और इम्पैक्ट क्रिएटर भी हैं। और साथ साथ उनको जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो है सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी 2026। वाहिद पाकिस्तानी नौजवान बन गए हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ शो में मौजूद है, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम। फहद, कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच जी। ये सब मेरी पूरी टीम की म्यूचुअल और जो तमाम मेरे मेंटोर्स थे उन तमाम की म्यूचुअल काविशों का ये समर है। फहद, यूथ एक लफ्ज़ है जो कि पाकिस्तान में 60 to 65% जो है वो इस वक्त मौजूद है। यूथ के ऊपर काम करना, वो ऐसा क्या काम है जिसने आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है? क्या विजन है आपका, क्या मिशन है आपका, और आप पाकिस्तानी यूथ को कहाँ देख रहे हैं? देखिए 2015 में हमने यूथ जनरल असेंबली की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में पहले भी बहुत सी यूथ पार्लियामेंट काम कर रही थी और ये दुनिया भर में मॉडल मौजूद है, लेकिन हमने यूथ
असेंबली को बुनियादी तौर पे हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट के एक स्ट्रक्चर के मुताबिक एक बाकायदा शक्ल दी, जितने सेनेट में मेंबर्स हैं और सेनेट की जिस तरह से एक तनासुब से नुमाइंदगी होती है, हमने इसी तरह से कोशिश की अपनी एक बाकायदा सतह पर नुमाइंदगी करने की। हमारे पास ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पंजाब से बल्कि इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमने एक मसला देखा है कि हमारे यहाँ जो ओपोजिशन होती है वो तनकीद बराए तनकीद की ओपोजिशन होती है। आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं जैसी ही हुकूमत आती है तो उसके साथ ओपोजिशन आती है। तो तमाम ममालिक जो तरक्की करते आए हैं उनमें ये स्ट्रक्चर मौजूद है कि शैडो कबीना का। तो पाकिस्तान में हम पहली मरतबा 26 वजारतों पर मुश्तमिल एक शैडो कबीना लेकर आए, जिन्होंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 से लेके लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 और इसी तरह से जो नेशनल यूथ काउंसिल फॉर्मेशन है और बहुत से बिल्स पर, बहुत से एक्ट पर काम किया और उस पर अपना मुतबादिल एक राय पेश की। और मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के डिस्कोर्स हुए उसके बाद नौजवानों का सियासत में तो एक दिलचस्पी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्विक इंगेजमेंट के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो हमारी इसमें कोशिश ये थी कि हम अपने यंगस्टर्स को कौमी धारे में बाकायदा तौर पर शामिल करने के लिए, उनको पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाने के लिए, और आज आप देखें कि हर वजारतों में आपको नौजवानों की बड़ी सतह मिलेगी। और अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि यूथ पॉलिसी मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूथ की एंगेजमेंट क्या ज़रूरी है? देखिए, जो कॉमनवेल्थ यूथ इंडेक्स की रिपोर्ट है 2023 में, उसमें 182 कंट्रीज में से हम 162 कंट्रीज में 162 नंबर पे शामिल है। अच्छा। अब उसकी वजह ये है कि ये हमारी इस वजह से लो रैंक है कि हमने यूथ इंगेजमेंट तो हमारी हर हुकूमत किसी ना किसी सतह पे करती रही है। यूथ के लिए ज़रूर इंगेजमेंट होती रही, लेकिन यूथ को लेके नहीं हुई। जब आप ऐसे फैसले करें कि जिसका मुल्क की 64% जो मुल्क की अक्सरियत है उस पर असरअंदाज हो, लेकिन उस टेबल पर वो नौजवान मौजूद ना हो, तो आपकी वो जो पॉलिसी है वो क्वालिफाइड सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ती। सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला गया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस इम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए? पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है कि आप कोई एक ऐसा इदारा बनाएं और जिसके अंदर इंसेंटिव, मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको पता होगा कि महीने के एंड में या महीने के शुरू में एक सैलरी आएगी और इसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट किस्म की एक ग्रोथ होगी। लेकिन जिस तरह से यूथ जनरल असेंबली है तो सबको पता है कि ये एक समाजी काम है और तमाम जो काम कर रहे हैं वो बतौर वॉलंटियर काम कर रहे हैं, ये रज़ा कराना काम है। और इस काम के अंदर देखें, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं। आप रोड पे खड़े होकर एक दस्तरखान लगाते हैं और आपने जब एक चैरिटी करनी हो तो हमारी कोशिश होती है कि जी हम किसी एक ऐसे इदारे को दें जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूथ जनरल असेंबली या बाकी इदारे काम कर रहे हैं, हम टीचिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। इस पे लोगों की सपोर्ट उस तरह से नहीं आती। लोग मुझे कहते हैं कि ये जो आप ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं, आप इसके बजाय आप कोई दस्तरखान लगवा दें, आप कोई रमजान का इफ्तार करवा लें, हम उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है कि लोगों को हमने जो है वो मछली पकड़ना सिखानी है। तो हम इस विजन के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा फाहद, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि इस यूथ से लीडर निकलेगा, क्या ये बात सच है? यूथ से लीडर निकल रहे हैं इस मुल्क में। आप देखिएगा कि अभी भी वजारतों के अंदर कुछ तो आपको फेस नज़र आ रहे हैं और आप ये देखें कि बहुत से जो आपके सिविल सर्वेंट है किस तरह से अब नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं और वो अपनी कम उम्री में मतलब मैंने खुद देखा है कि जो 25 से 35 साल के दरमियान में जो हमारे वुज़रा हैं, जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं या जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यूथ तो ऑलरेडी आपने देखा है कि किस तरह से काम कर रही है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि निकलेगा। और जिस तरह से अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फ्रीलांसर जिस तरह से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं ये समझता हूँ कि यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं, ये पाकिस्तान का हाल है जो हमें अभी नजर आ रहा है। और किस तरह दुनिया भर में अपना नाम, एज क्या होती है अकॉर्डिंग टू पीपल हु वांट टू रजिस्टर, व्हाट इज द एज? देखें, मुख्तलिफ राय मौजूद है, लेकिन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉमनवेल्थ की। ठीक है, उसके मुताबिक 15 से 29 साल तक यूथ
एज कंसीडर होती है। उसके बाद आप एजेड हो अब गए। पाकिस्तान में तो आप बात करें तो पाकिस्तान में तो हमें कहते हैं कि 70 ईयर का भी कोई हो तो यूथ लीडर उसे कहा जाता है। ठीक लेकिन है, ये फहद, we'll 29 साल talk तक about more और हम जनरल असेंबली में भी बात करेंगे यूथ की। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। फहद शहबाज इज विद अस, गेस्ट ऑफ ऑनर। फोर्ब्स मैगजीन में उनका नाम जो है वो 7 पाकिस्तानियों में आया है और काम कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट के ऊपर, जनरल असेंबली यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं। फहद, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि फोर्ब्स का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आपका नाम जो है वो शामिल किया जाता है? फोर्ब्स करीबन जून में अपनी जो नॉमिनेशन है वो ओपन करता है और कोई भी आपको नॉमिनेट करता है, या आप खुद अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं या कोई आपको नॉमिनेट करता है। जिस तरह से हमारी एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल हैं, तो हमारी एक मेंबर हैं जरका खान, उन्होंने मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया। और जब आप नॉमिनेट होती हैं, इसके लिए नॉमिनेशन आपकी जाती है, तो आपकी इब्तदाई एक स्क्रूटनी होती है। उस स्क्रूटनी के बाद आपको दूसरे मरहले में कोई 48 क्वेश्चंस आते हैं और उनका आपने जवाब देना होता है। आपको साथ एविडेंस देने होते हैं, आपको अपनी जो डिटेल्स हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुतालिक है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रजिस्टर्ड है या नहीं, आप उसके फाउंडर हैं, आप इसको तमाम ये आपको एविडेंस देने होते हैं। और उसमें 2 लोगों का एक रेफरी के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे कि वो उनसे पूछ सकते हैं। जिस तरह से उसमें मुझे सपोर्ट किया बैरिस्टर तैमूर मलिक ने, शज़ा फातिमा ख्वाजा जो हमारी IT मिनिस्टर हैं, और ये जो सारा प्रोसेस था इसमें पूरी टीम ने मिलके एक उस पर काम किया। और ये इस तरह से नहीं कि ये चंद दिनों के अंदर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे कई एक माह लग जाते हैं। और इस पे जो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो आपने यूथ के लिए या किसी तरह सोशल इम्पैक्ट में या आर्ट इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरह से की होती है, तो वो जो आपकी एक सालों का आपका काम होता है वो बाकायदा तौर पर चेक होता है। इस तरीके से आप नॉमिनेट होते हो एंड यू गॉट एन अवार्ड। अच्छा, इससे पहले आपको डायना अवार्ड भी मिला था, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था? देखिए, डायना अवार्ड जो था वो यूथ जनरल असेंबली के ज़रिए ही, जिस बुनियाद पर फोर्ब्स मिला है उसी बुनियाद पर ही डायना अवार्ड मिला है। डायना अवार्ड जो है वो बरतानवी जो रॉयल फैमिली है, वो लेट लेडी डायना जो है उनके नाम पर दुनिया भर में देती हैं। और ये जो फोर्ब्स हैं ये अमरीकी मैगज़ीन की तरफ से मिलता है। और इसमें एक जो मुनफरिद एजाज़ मुझे हासिल है वो ये कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ कि जिसके पास बैक वक्त डायना और फोर्ब्स एशिया की फेहरिस्त में नाम शामिल है। यूथ जनरल असेंबली में पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना चाहिए? इफ एनी ऑफ द यूथ हु इज वाचिंग अस वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द जनरल असेंबली, क्या क्राइटेरिया है? हम हर साल नवंबर में अपनी रिक्रूटमेंट का आगाज़ करते हैं 96 लोगों के काहूट के लिए, और इसके अलावा हम 500 वॉलंटियर्स हर साल अपने साथ मुंसलिक करते हैं। उसमें यह कि आप इब्तदाई तौर पर हमारी वेबसाइट और हमारे गूगल फॉर्म जो हमारे सोशल मीडिया पे होता है उसके ज़रिए अपनी एप्लीकेशंस देते हैं। उसकी एक इब्तदाई स्क्रीनिंग होती है और उस इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आप जो हतमी लोग होते हैं 96 उनका नाम आ जाता है। और 500 के करीब लोग, क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं, 500 के करीब हम वॉलंटियर्स रखते हैं। जो हमारे 96 मेंबर हैं उसमें हमने पूरे एक तनासुब से नुमाइंदगी दी है, जिसमें पंजाब और पंजाब में लाहौर, और उसमें इस तरह से नहीं है कि अगर हम पंजाब की जब सीट्स पे बात करेंगे तो हम पंजाब के जो वो इलाके जिनमें भी उस तरह से तरक्की नहीं हुई, मिसाल के तौर पे आप लिया की बात कर लें, आप पसमानदा इलाकों की बात कर लें, बाकी दीगर इलाकों की बात कर लें, वहाँ पे हमारे क्राइटेरिया का जांचने का तरीका और है। वहाँ पे हम मार्जिन देते हैं, लाहौर वालों को मार्जिन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर लाहौर के 96 लोग ही काबिल आएंगे तो वो यूथ असेंबली में होंगे। हमने एक मुनासिब सतह पर नुमाइंदगी देनी है, एक तनासुब के साथ नुमाइंदगी देनी है, और इसमें हम साथ ओवरसीज भी शामिल करते हैं। और इसमें हमारे पास ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से लेके जो बाकी अमरीकी इदारे हैं, IVY कॉलेजेस हैं या M7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम लोगों के मौजूद हैं। और ये हमारे पास 12,000 से ज़्यादा जो हमारा एक एलुमनाई नेटवर्क है वो हमारे पास मौजूद है, एक्सपैंड हुआ है। अच्छा फहद, ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में यूथ के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स आप लोग शुरू कर रहे हैं और क्या विजन है इस वक्त 2026 से 2027? देखिए, पाकिस्तान में
हर सूबे के 18 अमेंडमेंट के बाद गो के यूथ जो है वो 122 मजमून है, लेकिन अभी हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान में पहली मरतबा नेशनल यूथ पॉलिसी पे काम कर रहा है, जिसमें 30,000 से ज़ायद लोगों की पार्टिसिपेशन थी, कंसल्टेशन थी, सर्विस थे, और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी बनने जा रही है। और इस नेशनल यूथ पॉलिसी को भी 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। एडोलेसेंट जिनकी उम्र 9 से लेकर 15 साल है, और 15 साल से लेकर 29 साल तक, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान के पास एक मुतफ़िका तौर पर नेशनल यूथ पॉलिसी ना हो तो उसके तब तक एक फ्रेमवर्क नहीं बन सकता और तब तक हुकूमतें काम नहीं कर सकती। और देखिए, हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सूबे में हुकूमत हो, हर हुकूमत नौजवानों के लिए लोन का आगाज़ किया हुआ है, लैपटॉप है, एजुकेशन स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जदीद तरीन सर्टिफिकेशंस फ्री में यहाँ पर दस्तयाब है। तो जो हमारी नौजवान नस्ल है उसे चाहिए कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस्तेफादा करें। ठीक है फहद, स्किल पे बहुत बात हो रही है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं, क्या NYP में नेशनल यूथ प्रोग्राम में स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स का इंदराज किया गया है? देखें, जो जो प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम है उसके जो ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम चल रहा है जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का विज़न है, नेफ्टेक में आप देखें कि लाखों पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से लेकर मेन स्ट्रीम लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, और आप किसी भी तरह की हार्ड स्किल की बात करें, सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की बात करें, आपको हर तरह की सर्टिफिकेशन, और इस सर्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को अपनी फ़ी खर्च नहीं करना पड़ती, और इसकी जो सर्टिफिकेशन की वैल्यू है वो बैरून मुल्क आपको नौकरियों के नए दरवाजे खोलती है। और हमारे पास बड़ी कामयाब मिसालें मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नेफ्टेक प्रोग्राम से जो तलबा ने और यूथ ने इस्तेफादा किया और पूरी दुनिया में जाकर इन्वेस्टमेंट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल की। थैंक यू सो मच। फहद शहबाज वाज विद अस। फोर्ब्स मैगजीन अंडर 30 में इनका नाम जो है वो इंदराज हुआ है, गेस्ट ऑफ ऑनर थे आज हमारे लिए। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे न्यू पाकिस्तान के पेज पर जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।